नमस्ते। अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से आप लोगों का ये सेकेंड लेक्चर है इकोनॉमी का। जितने भी यूपीएससी चाहे पीएससी चाहे स्टेट के छोटे मोटे जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे बनता नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमने इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश किया है कि इकोनॉमी को मैं समझाने का। तो फर्स्ट लेक्चर अभी तक आपने जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद में हम सेकंड लेक्चर पे आज जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार या अर्थव्यवस्था कितने टाइप्स के होते हैं तो हम आपको सब बताएंगे। हमने आपको ये भी बताया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने दो तो आपको पहले ही बता रखा है। तीसरा जो आज है, जो फर्स्ट हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। क्या देखना है तो आप पूरा लिखें, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखें, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला जो रहेगा हमारा बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा जो होगा वो रहेगा खुला अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुला अर्थव्यवस्था, ये भी आप याद रखें। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहां पर आयात और निर्यात दोनों चीजें बंद हो जाती हैं उससे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुला अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जहां पर आयात और निर्यात के साधन दोनों चालू हो जाते हैं, उसे हम खुला अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात जहां पाया जाता है उसे हम कहते एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। आयात और निर्यात जहां पे है एग्जिम पॉलिसी लागू हो गया है, आयात और निर्यात जहां नहीं है एग्जिम पॉलिसी बंद है। तो ठीक है, आयात और निर्यात, ठीक है, ये दो चीजें याद रखना आप, निर्यात और आयात। ठीक है ना, ये दो चीजें आप विशेष रूप से याद रखना। और इसी को हम बोलते एग्जिम पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम इसे? एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, विशेष रूप से याद रखें, आयात और निर्यात जहां पाया जाता है हम उसे एग्जिम पॉलिसी कहते हैं, आयात और निर्यात जहां नहीं होता वो भी एग्जिम पॉलिसी होगा। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी कहां पे चालू हुआ, कहां पे नहीं हुआ, एग्जिम पॉलिसी कितने सालों के लिए चालू किया जाता है, कितने सालों के लिए नहीं किया जाता है, तो ये सब देखेंगे। तो आशा करता हूं आपको बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। आयात और निर्यात जहां पाए जाते हैं उससे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। आयात और निर्यात का मतलब सीधा यही है, अगर हमने विदेश से व्यापार करना है तो हम विदेश से व्यापार कर रहे हैं और व्यापार यहाँ से भी हो रहा है और वहाँ से भी हो रहा है, दोनों जगह से व्यापार हो रहे हैं, तो आयात और निर्यात का साधन चालू है। अगर हमारा व्यापार दोनों जगह नहीं है तो हमारा आयात और निर्यात बंद है। ठीक है ना, याद रखना। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 1991 से पूर्व बंद अर्थव्यवस्था थी, ये विशेष रूप से याद रखना। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 1991 से पूर्व बंद अर्थव्यवस्था थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से पूर्व, तो यहां आप लिख लेना 1991 से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, 1991 के बाद 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? खुली अर्थव्यवस्था हो गई। हमें छूट मिल गया, हम कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी देश से हम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल ये सकते हैं कि 1991 के बाद या 1991 में एग्जिम पॉलिसी चालू कर दी गई थी। एग्जिम पॉलिसी पाई जाती थी 1991 के बाद, आफ्टर, याद रखना। ठीक है ना,
खुली अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। खुली अर्थव्यवस्था में हम व्यापार कर सकते हैं। पहली चीज तो हमारा क्या क्लियर हुआ, हम खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार कर सकते हैं। दूसरी चीज निवेश कर सकते हैं, हम किसी देश से दूसरे देश में हम निवेश कर सकते हैं, या अपने देश से दूसरे देश में जाके हम व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने का अधिकार भी खुली अर्थव्यवस्था से मिला, मगर कुछ कुछ चीज़ों में सीमित कर दिया गया है। जैसे हम एग्जिम पॉलिसी को देखें तो ये जो एग्जिम पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी 5 साल के लिए लागू किया जाता था। ठीक है, याद रखना एग्जिम पॉलिसी को कितने साल के लिए लागू किया जाता था, तो 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए एग्जिम पॉलिसी को लागू किया जाता था। ठीक है, और कुछ चीजें इसमें एक्सप्लेन भी किया जाता, कुछ चीजें समझाई भी जाती थी कि ये इसके दायरे में आएगा और ये चीजें इसके दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, याद रखना सबसे फर्स्ट में, अगर फर्स्ट राउंड में देखा जाए तो इसी को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिटा देता हूं पहले। जो एग्जिम पॉलिसी है, एग्जिम पॉलिसी सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो 1992 से लेके 1997 तक 5 वर्ष के लिए योजना है ये। तो फर्स्ट में 1992 से 1997 तक ये फर्स्ट एग्जिम पॉलिसी चालू किया गया था। इसके बाद में दूसरी जो एग्जिम पॉलिसी है वो 1997 से 2000 तक, 1997 से 2000 तक ये पॉलिसी चालू की गई थी। ठीक है, 2002 तक याद रखना। इसके बाद में 2004 से 2009 तक, 2004 से 2009 तक ये भी याद रखना आप, एग्जिम पॉलिसी लाया गया था। ठीक है, 2009 के बाद में 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 तक। ठीक है, ये एग्जिम पॉलिसी का समय सीमा 5 वर्ष के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और 2014 नहीं, 2015 से लेके 2020 तक, 2015 से 2020 तक ये पॉलिसी चालू की गई थी। एग्जिम पॉलिसी फर्स्ट बार कब चालू किया गया था, तो ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और देन फिफ्थ। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी किसे कहा जाता है, तो आयात और निर्यात जहां चालू हो जाते हैं उसे हम एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। लागू हो जाना एग्जिम पॉलिसी, हम उसी को कहते हैं। ये विशेष रूप से आप याद रखें। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं ये जो एग्जिम पॉलिसी है 2020 या 20 से ही लॉकडाउन चालू हो चुका था। तो एग्जिम पॉलिसी अब जो, अगर आपके अंदर क्वेश्चन बन रहा होगा कि एग्जिम पॉलिसी अब क्या, तो एग्जिम पॉलिसी अभी तो चालू किया गया है मगर डेट निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना, एग्जिम पॉलिसी तो चालू है मगर डेट निर्धारित नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से एग्जिम पॉलिसी को बंद कर दिया गया था। तो एक बेनिफिट ये है कि एग्जिम पॉलिसी अगर बंद हुआ तो फायदा क्या मिला, जो हमारे भारत के स्वदेशी मटेरियल थे उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग हुई, थोड़ा कहीं ना कहीं लोग पहचाने उन्हें। नहीं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से, आयात और निर्यात के माध्यम से हम क्या करते हैं, बाहर की सामग्री भारत में लाके बेचते हैं और कम दामों में बिक जाता है। तो यहाँ की जो वस्तु होते थे उन वस्तुओं का कोई भी रोल कॉल नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं हमें दुविधा उत्पन्न, जैसे हमने यहाँ कोई वस्तु बनाया तो उस वस्तु की जो कॉस्ट या प्राइस जो होती थी वो ज़्यादा होती थी, और जो बाहर से वस्तु बन के आते थे, जैसे चाइना से मटेरियल बन के आते थे भारत में, तो जो मटेरियल थी तो वो सस्ते दामों में मिल जाता था। अगर यहीं के कोई व्यक्ति बनाता था तो महंगे दामों में जाता था। तो इससे ये हुआ कि यार हम यहाँ सस्ते दामों में चीज़ें खरीदें। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि सस्ते दामों में ही खरीदा जाए, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि हम अपने देश की और हम अपने देश के बारे में लोगों तक पहुंचाएं कि भाई यहाँ की भी स्वदेशी मटेरियल है, उन्हें भी लोग आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, है ना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि स्वदेशी माल को बढ़ावा दिया जाए या स्वदेशी मटेरियल को बढ़ावा दिया जाए। और ये चीज़ को आप विशेष बिल्कुल याद रखें कि स्वदेशी मटेरियल को बढ़ावा दिया ही जाएगा। ठीक है,
चाहे वो कहीं से भी कितना मटेरियल क्यों ना आ जाए, मगर हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि स्वदेशी मटेरियल को बढ़ावा दिया जाए। चलो ये चीजें आपको खुली अर्थव्यवस्था समझ में आया क्या, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला जो हमारा था अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने देखा अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर, अंतरराष्ट्र में हम अपना संबंध खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के माध्यम से चलाते हैं। अगर खुली अर्थव्यवस्था रहा तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे, अगर खुली अर्थव्यवस्था नहीं है तो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध उतने अच्छे नहीं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट जो हम समझें वो दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा प्रकार अगर बोल दिया जाए तो राज्य के स्वामित्व के आधार पर, राज्य के स्वामित्व, स्वामित्व, ठीक है, राज्य के स्वामित्व के आधार पर, आप लिख लेना राज्य के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो राज्य के स्वामित्व के आधार पर एक तो होगा सार्वजनिक, ठीक है, एक क्या होगा सार्वजनिक, और दूसरा क्या होगा निजी। ठीक है, निजी भी कहीं ना कहीं अपने रोल कॉल रखता है। एक तो हो गया सार्वजनिक के आधार पर निजी, ठीक है, निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक भी आप लिख लेना सार्वजनिक, ठीक है, निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो निजी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिसका स्वामित्व, क्या स्वामित्व किसके पास, सरकार के पास, जिसका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, उसे हम सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब सरकार जो है, सरकार का स्वामित्व किसके पास होता है, ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे पास में क्वेश्चन है। सरकार का स्वामित्व किसके पास होता है, तो सरकार का स्वामित्व होता है राष्ट्रपति के पास में। तो ये भी आप याद रखना, सरकार का स्वामित्व राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, सरकार का स्वामित्व किसके पास में है, तो राष्ट्रपति के पास में है। आर्टिकल आप पढ़ लेना, आर्टिकल 177, ठीक है, सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो आर्टिकल 77 आप पढ़ना। तो आर्टिकल 77 में यही लिखा हुआ है कि सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अब प्राइवेट इकोनॉमी मतलब निजी इकोनॉमी है ना, निजी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व नागरिकों एवं निजी संस्थाओं के पास होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था लिख लेना आप, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व, जिसका स्वामित्व किसके पास होनी चाहिए, जिसका स्वामित्व नागरिकों के पास, जिसका स्वामित्व किसके पास, नागरिकों के पास होनी चाहिए, उसे हम निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। ठीक है, अगर मैं ना भी लिख पाऊं तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व नागरिकों के पास में है, कौन सी आर्टिकल हमें ये छूट देता है, संस्था बनाने का अधिकार या कंपनी बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 19(1) में दिया है कंपनी बनाने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19(1) आप पढ़ लेना, तो उसमें कंपनी बनाने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 25 भी आप पढ़ सकते हो,
तो आर्टिकल 25 भी आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो ये जो था स्वामित्व, राज्य के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक ऐसी गतिविधियां हैं जो जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है वो सार्वजनिक कहलाता है। और ऐसी जिनका स्वामित्व, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनका स्वामित्व नागरिकों के पास या निजी संस्थाओं या निजी कंपनियों के पास होता है, उसका मालिक निजी कंपनियां होते हैं, वो निजी अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो विकास। अब आप डालो कार्य की दशा के आधार पर, कार्य की दशा के आधार पर। तीसरा जो हमारा है वो कार्य की दशा के आधार पर, हेडिंग डाल लेना आप। कार्य की दशा के आधार पर, दशा के आधार पर, ठीक है। अब कार्य की दशा के आधार पर अगर हम बांटें और देखें तो कार्य की दशा के आधार पर संगठित अर्थव्यवस्था और असंगठित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहला याद रखना संगठित, संगठित अर्थव्यवस्था, और दूसरा याद रखना आप असंगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित अर्थव्यवस्था, ठीक है, असंगठित अर्थव्यवस्था। अब संगठित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और असंगठित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये भी आप समझ लो, ठीक है। संगठित अर्थव्यवस्था पंजीकृत आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संचालित अर्थव्यवस्था संगठित अर्थव्यवस्था है। जो पंजीकृत, समझ रहे हो आप लोग, पंजीकृत, तो लिख लेना आप पंजीकृत, ठीक है। पंजीकृत मतलब आपने अगर दुकान खोला है तो 101% उसका रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे ही करवाओगे, है ना। तो डेफिनेशन लिख लो, अगर आपने सरकार के पास में रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका ब्यौरा, आपकी दुकान का ब्यौरा, आपकी कंपनी का ब्यौरा, सारी चीजें किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा, ठीक है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना। जैसे हम बोले कंपनी, संस्था, तो इधर लिख लो पंजीकृत होना जरूरी है, तो कंपनी या तो बोल दो आप संस्था, ठीक है। अब ये कंपनी और संस्था का आपने पंजीकृत करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो संगठित अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। अब आपने किसी भी दुकान या किसी भी कंपनी का आपने पंजीकृत नहीं करवाया है, तो ऐसे कितने पंजीकृत नहीं करवाया, उसे हम क्या बोलते हैं, असंगठित बोलते हैं। तो असंगठित में किराना दुकान तो कभी पंजीकृत होते ही नहीं है, किराना दुकान, ठेला वगैरह भी पंजीकृत नहीं होते हैं। जो गुमटी वगैरह दुकान वगैरह लगाते हैं तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, ये भी आप याद रखें। अब देखो, जहां कंपनी है और रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ वो संगठित अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। लिख लो संगठित अर्थव्यवस्था के बारे में, पंजीकृत आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संचालित, पंजीकृत आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से संचालित अर्थव्यवस्था संगठित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसे जो संगठित अर्थव्यवस्था है जो सरकार के पास में पंजीकृत करवा चुके हैं ये, तो 12 लाख कंपनियां हैं। ऐसे ध्यान रखना, कितनी लाख कंपनियां हैं, 12 लाख कंपनियां हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा चुका है और कंप्लीट हो चुका है उनका, ठीक है। ये समझ में आया। असंगठित और संगठित और असंगठित दोनों अर्थव्यवस्था आपको समझ में आए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। विकास के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। विकास के आधार पर अगर देखा जाए, किसके आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक मतलब वही प्रकार में, अर्थव्यवस्था के प्रकार में ये, है ना, चौथे नंबर का है। तो इसे आप लिख रहे विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो एक तो होगा
विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक जो होगा वो होगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और एक को कहा जाता विकासशील अर्थव्यवस्था। एक को क्या कहा जाएगा? विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये तीन जो पॉइंट है इन्हें आप याद रखना, ठीक है। विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था है और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों के या नागरिकों के जरूरतों से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जो नागरिक होते हैं, ऐसे देश हमारे भारत में नहीं है, ठीक है, याद रखना। जो नागरिकों की जरूरत से ज्यादा संसाधन हो, है ना, नागरिकों के जरूरत से ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं, उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? ऐसी कंट्री हमारा भारत तो है ही नहीं, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था जो देश देखा जाए तो विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो कितने देश है विकसित? तो 38 देश है। विकसित देश कितने हैं? 38 देश है। इन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं, जरूरत से ज्यादा ही सामान इनके पास में, जॉब इतने सारे हैं मगर करना है ही नहीं इन्हें, तो जरूरत से ज्यादा ही सामान इनके पास में, ठीक है। तो कितने देश हो गए? विकसित देश कितने हैं? 38 देश हैं। और इसके संगठन का नाम है संगठन का नाम क्या? OECD, ठीक है। OECD संगठन का नाम है। विकसित देशों का संगठन का नाम क्या है? OECD। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इको कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो नेतृत्व जो कर रहा है देश या लीडर कौन है? यूएसए है ना, यूएसए। इसका नेतृत्व करने वाला देश कौन सा है? यूएसए है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये विकसित देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। तो ये विकसित देश के बारे में मैंने बताया, 38 देश है विकसित देश। अब चलो, ये समझ में आया, नागरिकों की जरूरत से ज्यादा इनके पास संसाधन है और उसे हम विकसित देश कहते हैं। अल्प विकसित देश को समझो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन, नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। कम संसाधन, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब कैसे नागरिकों की आवश्यकता से कम? जैसे हम बोल दें, इसके लिए कौन सा संगठन है? तो G77। इसके लिए कौन सा संगठन है? G77 संगठन है। और G77 संगठन कब बना? 1964 में बना। ये भी आप याद रखना, G77 संगठन कब बना? 1964 में बना। और इसमें कितने देश सहभागिता निभाते हैं? तो इसमें सम्मिलित जो देश है 134 देश सम्मिलित है। इसमें कितने देश सम्मिलित है? इसमें 134 देश सम्मिलित है, ठीक है। और अल्प विकसित देशों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन समूह है। अल्प विकसित देशों का या दुनिया का सबसे बड़ा संगठित संगठन समूह है, ये याद रखना। और इसका नेतृत्व भारत करेगा। कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व भारत करता है। ये विशेष रूप से आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो,
ये आपको समझ में आ गया, ये भी आपको आ गया। विकासशील देश आपको मैं थोड़े कुछ समय के बाद बताऊंगा, पहले इन दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूं अच्छे से, ठीक है। चलो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर आपको मैं समझाता हूं। अब देखिए आप लोग कि मैंने आपको बताया G77 या G15 है ना। तो ध्यान से, G77 अल्प विकसित देश है, ये संगठन समूह है G77, ठीक है, ये अल्प विकसित देश। G15 भी इसी में आ जाएगा, G15 भी ऐसा ही संगठन, एक समूह है। इसे कब बनाया गया था, तो 1964 में बनाया गया था। और इसे कब बना था, ये 1984 में बनाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है ना। और जो ये है विकसित देश है, वो है OFCD, OFCD, ठीक है। ये संगठन एक संगठन समूह है, ठीक है। इसे कब बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था, 1961 में बनाया गया था, ठीक है। और G7, तो G7 भी एक विकसित संगठन समूह है। G7 को बनाया गया था 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1975 में। देखो ये है विकसित देशों का संगठन समूह, और ये है अल्प विकसित देशों का संगठन समूह। इन दोनों को क्या किया गया, ये जो है विकसित देश समूह जो है और अल्प विकसित देश समूह, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला के एक संगठन बनाया गया। उस संगठन को हम बोलते हैं G20। क्या बोलते हैं हम उस संगठन को, G20 बोलते हैं, ठीक है। G20 विकसित और अल्प विकसित देशों को मिला के बनाया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखना, 1999 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और भारत में जो इसके सम्मेलन होने वाला है, भारत में सम्मेलन जो होने वाला है, वो कब होने वाला है, 2023 में, ठीक है। 2023 कल से मतलब परसों से लग चुका है, तो आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया। विकसित देश के संगठन समूह का नाम ये है, अल्प विकसित संगठन समूह का नाम ये है, और कब बनाया गया ये डेट लिख दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों को मिला के G20 बनाया गया, कब, 1999 में। और इसके जो सम्मेलन अभी होने वाले हैं वो 2023 में भारत में होने वाले हैं, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विकासशील देश को समझते हैं। विकासशील देश ऐसे अल्प विकसित देश जहां नागरिकों की ऐसे अल्प विकसित देश जहां नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन तो पाए जाते हैं, ठीक है, लिख लो ऐसी, ये विकासशील बता रहा हूं मैं ना, ऐसी अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, ऐसी अल्प विकसित देश जहां नागरिकों की आवश्यकता से, जहां आवश्यकता से आवश्यकता से कम संसाधन कम संसाधन कम संसाधन तो पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं, लेकिन आर्थिक समृद्धि दर अधिक होने के कारण, लेकिन आर्थिक समृद्धि दर
लेकिन आर्थिक समृद्धि दर, समृद्धि है ना ये वृद्धि, समृद्धि दर, समृद्धि दर अधिक होने के नाते अधिक होने के नाते संसाधन तेजी से बढ़ रहे होते हैं, संसाधन तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और विकासशील जो देश है, विकासशील जो देश है, ये आप परिभाषा लिख लेना, तो इससे आपको चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज समझना है, समृद्धि दर समृद्धि दर जो है वो अधिक होने के नाते संसाधन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े और समझे चीजें। विकासशील देश को मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार फिर से देखें। विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश में अगर हम देखें तो दो तरीके, एक को हम बोल दें मिक्ता, ये संगठन है ना, एक को हम बोले ब्रिक्स, ब्रिक्स। ठीक है, और एक को कहा जाता है मिक्ता, क्या कहा जाता है, मिक्ता। ठीक है, ये याद रखना, क्या कहा जाता है, मिक्ता। अच्छा, के लिखना भूल गया, मिक्ता। ठीक है ना। चलो, इस संगठन समूह को, विकासशील देश का ये संगठन समूह को कब बनाया गया, तो इसे 2003 में बनाया गया, और सॉरी इसे 2009 में बनाया गया, और इसे 2013 में बनाया गया। ठीक है, ये संगठन को कब बनाया गया, 2000 ब्रिक्स संगठन को कब बनाया गया, 2009 में, और 2013 में इसे बनाया गया। ठीक है, इसमें 5 अपने क्या हो जाएंगे, 5 देश आ जाएंगे। बी से ब्राजील, ठीक है, आर से रूस, ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें, बी से ब्राजील, आर से रूस, रूस या रसिया, आई से इंडिया, ठीक है, सी से चाइना, ठीक है, और एस से साउथ अफ्रीका। क्या बोला हमने, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और मिक्ता जो है, मिक्ता, एम फॉर मैक्सिको लिख लो आप, एम फॉर मैक्सिको, एम फॉर मैक्सिको, आई फॉर इंडोनेशिया, के फॉर दक्षिण कोरिया, टी फॉर टर्की या तुर्की, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिख लोगे आप। ठीक, और इन दोनों संगठन समूह को बनाने का श्रेय ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री का विचार था, जिम ओ नील की विचार। किसका विचार था, इन दोनों संगठन समूह को बनाने का विचार किसका था, तो इन दोनों संगठन को बनाने का विचार जिम ओ नील, ठीक है, ये जो व्यक्ति था अमेरिकी अमेरिकी अर्थशास्त्री था, इनका विचार था। ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने बनाया था। ठीक, चलो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विकसित देश और अल्प विकसित देश में तुलना करिए, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उसी क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। विकसित देश जो है, विकसित देश संसाधन अधिक होते हैं, अल्प विकसित देश में संसाधन कम पाए जाते हैं। जीवन का स्तर, विकसित देश में जीवन का स्तर जीने का जो होता अधिक होता है, और अल्प विकसित देश में जीवन जीने का स्तर कम होता है। ठीक है, अगर विकसित देश में देखा जाए तो विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, अल्प विकसित देश में अगर देखा जाए
तो प्रति व्यक्ति आय कम होती है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा क्या होती है, विकसित देश में अधिक होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब लंबे समय तक जीवन को जिया जा सके। ठीक है, जीवन प्रत्याशा इधर क्या होता है, कम होता है, तो लंबे समय तक जीवन को नहीं जिया जा सकता। अगर भाई आपके पास संसाधन पूरा रहेगा तो आपके संसाधन पूरा होने की वजह से आपकी जीवन लंबी उम्र होगी। अगर संसाधन कम पाया गया तो जीवन आपकी कम अवस्था होगी। ठीक है, कल हमारी जो क्लास रहेगी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो विशेष आप आज की जो क्लास है आप इसे देखें और देखने के बाद नोट्स जरूर बनाएं। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।